हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ से संबंधित हम लोग प्रयास करेंगे देखने का। पदार्थ की अवस्थाएँ और उसके अवस्था परिवर्तन, उसके बिंदु, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए देखने का प्रयास करेंगे। वो सभी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, पुलिस सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ कहते हैं किसको, यानी मैटर किसे कहते हैं, जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान हो और जो अपने संरचना में परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा। जैसे क्या हो गया, जल क्या करता है, कुछ स्थान घेरेगा, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, 5 केजी, 4 केजी, 2 लीटर, 3 लीटर, जो भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पदार्थ बोलेंगे। हवा हो गया, स्थान घेरती है। बालू क्या करता है, स्थान घेरती है, उसका वेट होता है, कुछ वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पदार्थ बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण जो होता है वो 2 तरह से होता है। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। भौतिक विधि से 3 गो वर्गीकरण, 3 गो उसका अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक विधि से 2 प्रकार, एक हो गया शुद्ध पदार्थ और एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को 2 भाग होता है, एक होता है तत्व और एक होता है क्या, यौगिक। याद रखिएगा। फिर तत्व को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक धात्विक तत्व और एक हो गया कि हम लोग अधात्विक तत्व। ठीक है, और एक होता है यौगिक। यौगिक का भी फिर 2 प्रकार होता है, एक कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मिश्रण, यानी अशुद्ध पदार्थ जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के 2 भाग रहता है, एक समांगी मिश्रण और एक रहता है विषमांगी मिश्रण। याद रखिएगा, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि 3 गो अवस्था, यानी भौतिक विधि से जो पदार्थ के 3 अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसी को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए ठोस, द्रव और गैस, तो इसको कंपैरिजन के आधार पर पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे ताकि याद रहेगा। ठीक है, देखिए ठोस किसको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ठोस। ठीक है, द्रव किसको बोलेंगे, जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी फिक्स्ड नहीं हो, लेकिन उसका आयतन क्या हो, फिक्स्ड हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, द्रव, यानी लिक्विड। लेकिन जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, नॉट फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड नहीं हो, अनिश्चित हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, गैस। तो देखिए आकार और आयतन दोनों फिक्स्ड था किस में, ठोस में, और गैस में क्या हो रहा है, दोनों फिक्स्ड नहीं है। लेकिन द्रव में क्या हो रहा है, एगो फिक्स्ड है और एगो फिक्स्ड नहीं है, यानी आकार जो है फिक्स्ड नहीं है लेकिन आयतन क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, आकार आयतन दोनों फिक्स्ड है, गैस में दोनों फिक्स्ड नहीं है, और द्रव में क्या है, आकार फिक्स्ड नहीं है लेकिन आयतन क्या है, फिक्स्ड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग द्रव। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ़ का कोई टुकड़ा है, तो बर्फ़ का टुकड़ा का क्या है कि चाहे वो वर्गाकार आकार में रहेगा, चाहे वो आपका आयताकार आकार में रहेगा, चाहे त्रिभुजाकार आकार में रहेगा, चाहे वो घनाभाग जैसे भी रहे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ शेप रहेगा। ठीक है, जैसे छड़, लोहे की छड़ है, तो लोहा का जो छड़ है वो किस आकार में रहेगा, बेलनाकार आकार में रहता है। तो बेलनाकार आकार में जब रहता है तो क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ आयतन रहेगा, बेलन का आयतन होता है, पाई स्क्वायर जो भी है उसे निकाल सकते हैं। उसका अपना आकार है, फिक्स्ड आकार है, तो उसका आयतन है। ठीक है, तो दोनों है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ठोस। लेकिन द्रव में क्या होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल लिए पानी, तो पानी का क्या कोई आकार रहता है, हम लोग पढ़े पानी का कोई आकार नहीं रहता है, यानी कि उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं रहता है, लेकिन उसका आयतन क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। याद रखिएगा, जैसे कि जितना भी बहने वाला चीज़ है, जैसे अल्कोहल हो गया, तारपीन का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, सब क्या है, लिक्विड है। लेकिन गैस का क्या होगा, आकार और आयतन दोनों क्या होगा, फिक्स्ड नहीं रहता, अनिश्चित रहता है। जैसे क्या हो गया, हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, गैस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ठोस में क्या होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या रहता है, बहुत कम रहता है, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं बहुत सटे सटे रहते हैं। बहुत सटे सटे रहने के कारण से कणों के बीच में रिक्त स्थान जो होता है ठोस में बहुत कम रहता है। यानी कि पूछेगा कि ठोस में कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होता है, नहीं के बराबर रहता है, यानी कि नगण्य रहता है। जबकि द्रव में क्या रहता है कि ठोस की अपेक्षा कणों के बीच में रिक्त स्थान थोड़ा अधिक रहता है। ठीक है, थोड़ा अधिक रहता है, किसकी अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा। लेकिन गैस में क्या होगा कि ठोस और द्रव दोनों के अपेक्षा सबसे अधिक रिक्त स्थान किस में पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। अब जिसमें खाली स्थान ज़्यादा रहेगा तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गुब्बारे में हवा भरा हुआ है, अब गुब्बारे को हम लोग आसानी से दबा लेते हैं, क्यों, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान गैस में अधिक पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, देखिए ठोस। तो ठोस जो होता है, ठोस के कण जो होता है मजबूत आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल के द्वारा लिक्विड में कण जो होते हैं एक दूसरे के द्वारा जुड़े रहते हैं।
ठीक है। जबकि गैस में क्या होता है, आकर्षण बल बहुत ही कम रहता है। यानी आकर्षण बल यदि पूछा जाएगा ठोस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, लिक्विड में कम होगा, और बहुत कम यानी सबसे कम किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, याद रखिएगा। घनत्व, तो घनत्व जो होता है ठोस का सबसे अधिक होता है, लिक्विड का कम होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का। गैस का क्या होता है, सबसे कम घनत्व होता है। तो सबसे अधिक घनत्व ठोस का, सबसे कम किसका होगा, गैस का। संपीड़न, संपीड़न मतलब होता है कंप्रेशन, यानी कंप्रेस किया जा सकता है, यानी ठोस को जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कण जो होते हैं आपस में क्या होता है, सटे सटे रहते हैं, यानी कि वो क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। इसीलिए उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बीच में जगह नहीं होता है, उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होने के कारण से ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। जबकि द्रव को कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, यानी संपीड़ित किया जा सकता है, और गैस को जो है आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे कि बैलून में हवा भरा हुआ है, तो उसको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए वैसा पदार्थ जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, जल को हम लोग क्या करेंगे, फ्रिज में डाल देंगे तो वही बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। और जल को यदि हम लोग गर्म कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है कि ये वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये क्या हो गया, ठोस अवस्था में परिवर्तन हो गया, और जल खुद ही द्रव अवस्था में, यानी तीनों अवस्था हो गया कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि देखिए अभी हम लोग देखे थे कि पदार्थ के भौतिक रूप से तीन को अवस्था होता है, एक होता है ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दो गो अन्य अवस्था भी होती है, एक हो गया आपका चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था का नाम है बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये किसी वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसको कृत्रिम बोलेंगे। कृत्रिम अवस्था दो गो होती है पदार्थ की, एक चौथी अवस्था, पाँचवीं अवस्था। चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था बोलेंगे, पाँचवीं को बीईसी बोलते हैं। बी फोर हो गया बोस, ई फोर हो गया आइंस्टीन, और सी फोर हो गया कंडेंसेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि देखिए अभी हम लोग देख लिए थे भौतिक अवस्था के बारे में, अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अवस्था के बारे में। तो रासायनिक में क्या होता है कि एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। लेकिन शुद्ध पदार्थ के दो भाग होता है, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। तो दोनों के बीच में देखेंगे, देखिए तत्व और यौगिक किसको बोलेंगे, देखिए तत्व किसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। तो एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, जो ना तो टूटेगा ना तो जुड़ेगा, मतलब वैसा भौतिक या रासायनिक विधि जिसके द्वारा ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों के जोड़ने से बनाया जा सकता है, और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों के में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। मतलब तत्व ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग दो या दो से अधिक पदार्थों के, छोटे छोटे पदार्थों के जोड़ने से बना भी नहीं सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थ में तोड़ सकते हैं। मतलब उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं तत्व को, और ना ही उसको जोड़ने से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, तत्व बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया H हो गया, ऑक्सीजन हो गया O हो गया। जैसे आपका मान लीजिए सोना हो गया, तो सोना का AU हो गया, चांदी हो गया तो AG हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, तत्व है, ठीक है। जबकि यौगिक क्या होगा, तो यौगिक क्या होगा कि देखिए दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं H2 और प्लस क्या हो गया O2, तो रिएक्ट टू क्या हो गया आपका H2O बना, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन अनुपात कितना है, तो H के पहले यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन के पहले कुछ नहीं तो 1 बैठा देंगे, यानी अनुपात निकालेंगे तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से 2 यहाँ पर चला गया और 1 वाला यहाँ पर लिख दिया, तब ना इसका अनुपात निकलेगा 2 अनुपात 1। यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो 2 अनुपात 1 होता है, यानी कि अनुपात क्या है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि H2 है और प्लस Cl2 है, तो रिएक्ट टू गिव क्या हो गया, HCl, यानी यौगिक का निर्माण किया। तो यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए 2 देंगे, इसके पहले कुछ नहीं तो 1, इसके पहले कुछ नहीं तो 1, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन का अनुपात कितना होता है, तो 1 अनुपात 1 होता है। यानी कि यहाँ पर अनुपात क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, निश्चित अनुपात है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और यौगिक जो बनता है, देखिए अब क्या होता है, तत्वों का जो गुण होगा और यौगिक का जो गुण होगा, दोनों में क्या होगा, भिन्नता होगा, यानी दोनों का गुण क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि तत्व का गुण और यौगिक का गुण दोनों क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेंगे, यानी अलग रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हम दिए हैं यहाँ पर, देखिए कि H2 + O2 रिएक्ट टू गिव क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है क्या,
H2O बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, H2 का काम क्या है, H2 जो है एक ज्वलनशील गैस है। हम लोग जानते हैं कि H2 क्या है, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या है, कि ज्वलनशील गैस है। ये क्या करता है, स्विंग जलता है, ठीक है, स्विंग जलता है विस्फोट के रूप में। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या है कि जलने में सहायता करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में सहायता करता है, जबकि H2O का काम क्या है, यानी पानी क्या करता है कि बुझाता है, यानी आग को बुझाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्विंग चल रहा है, ये जलने में सहायता कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आग को बुझा रहा है। तो सबका क्या है, अलग अलग है, अलग अलग गुण है ना। तो वही चीज़ हम लिखे हैं कि तत्वों का गुण और यौगिक का गुण दोनों में क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, दोनों का गुण क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं, देखिए मिश्रण को इंग्लिश से बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर हम लोग खाए हैं, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या होता है, देखिए उसमें सेब भी रहता है, आपका गठिया भी मिल जाएगा, उसमें आपका बादाम भी रहेगा। मतलब कि जब दो या दो से अधिक तत्व को, दो या दो से अधिक तत्व को या फिर दो या दो से अधिक यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, फिक्स्ड अनुपात रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, किसी भी अनुपात में मिला देंगे, चाहे फिक्स्ड हो या फिर नहीं भी हो, ठीक है। तो किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। चाहे दो या दो से अधिक यौगिक को मिला रहे हैं या फिर दो या दो से अधिक तत्वों को मिला रहे हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। और दो या दो से अधिक यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं हम, मिश्रण के दो भाग होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और विषमांगी मिश्रण को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है, यदि अनुपात यदि उसका फिक्स्ड रहेगा, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला रहे हैं, ये यौगिक को मिला रहे हैं, और यदि उसका अनुपात यदि फिक्स्ड रहेगा, यानी फिक्स्ड अनुपात में मिला रहे हैं, तो उस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग क्या, समांगी मिश्रण। लेकिन यदि उसका अनुपात अनिश्चित रहेगा, यानी फिक्स्ड नहीं रहेगा, तो वैसा मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग मान के चलिए एक गिलास लेते हैं, इसमें पानी डालते हैं और इसमें जो है नमक मिला देते हैं। क्या मिला दिया, नमक। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। तो मिला दिया तो क्या होगा, पूरा अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब घुलने के बाद ऐसा नहीं है कि ऊपर में जितना नमकीन लग रहा है कि उससे कम नमकीन नीचे लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि उसका अनुपात जो होता है हर जगह क्या है, बराबर है। कॉम्पोजिशन क्या हर जगह बराबर है, यानी कि उसका अनुपात जो है हर जगह क्या है, निश्चित है, यानी फिक्स्ड है। तो उस तरह के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, समांगी मिश्रण बोलते हैं। जैसे हवा है, तो हवा में फिक्स्ड रहता है कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज रहता है वो लगभग 20.96% यानी फिक्स्ड रहता है। इसी प्रकार से CO2 को परसेंटेज, CO2 का जो परसेंटेज रहता है 0.03%, वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का 78% वो फिक्स्ड रहता है। तो इसको बोलेंगे इस तरह के मिश्रण को, हवा भी एक मिश्रण है, लेकिन किस तरह का, समांगी मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। विषमांगी मिश्रण किसको बोलेंगे, जिसमें फिक्स्ड नहीं रहता है, ठीक है, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहेगा, यानी अनिश्चित अनुपात में तत्व या यौगिक को मिलाने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, या बने मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे बारूद बना हुआ है या फिर कुहासा है, तो ये सब जो होगा विषमांगी मिश्रण रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी पूछेगा एग्जाम में, या फिर भूपरपट्टी पूछेगा, भूपरपट्टी पूछेगा, या पूछेगा भूपटल पूछेगा, भूपटल पूछेगा, सबका आंसर एक ही होगा। तो एक होता है वायुमंडल, ठीक है, जो पृथ्वी से ऊपर में रहता है, ठीक है, और पृथ्वी के नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, भूपरपट्टी बोलते हैं, भूपटल बोलते हैं, ठीक है। तो भूपरपट्टी, भूपटल या पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व। तो सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन सा तत्व पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। दूसरा नंबर पर सिलिकॉन, तीसरा नंबर में एल्यूमिनियम और चौथा नंबर में लोहा। इसको एग्जाम में याद रखिएगा, इसको एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 46%, जबकि पूछेगा वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है, तो 21%। लेकिन पूछेगा भूपरपट्टी या पृथ्वी या फिर भूपटल पर ऑक्सीजन कितना, तो 46%। दूसरा नंबर पे सिलिकॉन 27%, तीसरा नंबर पे एल्यूमिनियम कितना, 8%, चौथा नंबर पे लोहा 5%। इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वायुमंडल में पूछेगा तो अलग चीज़ होगा, क्योंकि वायुमंडल का सबको मालूम है, ऑक्सीजन जो होता है 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन पृथ्वी को पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%। इसी प्रकार से मानव शरीर में भी तत्व पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन होता है 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 18% और हाइड्रोजन जो होता है 10%। इसको याद रखिएगा, OCH करके, OCH सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हो गया हाइड्रोजन, 65, 18, 10, ठीक है। मानव शरीर में भी सबसे अधिक ऑक्सीजन और पृथ्वी पर भी सबसे अधिक ऑक्सीजन।
लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक तो नाइट्रोजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी कि चेंज इन स्टेट। अब क्या करना है, देखिए अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में परिवर्तन मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव गैस में, और गैस किस में, फिर ठोस में परिवर्तन हो सकता है ऐसे। तो देखिए जैसे इसके अवस्था परिवर्तन कितने होते हैं, इसके 3 गो बिंदु होता है। एक होता है हिमांक, एक होता है गलनांक और एक होता है क्वथनांक, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो हिमांक किसे कहते हैं, हिमांक मतलब होता है फ्रीज हो जाना यानी जम जाना। जमता कौन है, द्रव यानी कि पानी जमता है, सिंपल सा बात है। यानी क्या होता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव जमना प्रारंभ कर देता है उसे उस न्यूनतम ताप पर पदार्थ का हिमांक कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ जमता है, यानी द्रव जो होता है जमता है, तो द्रव जब जमेगा तो यानी कि द्रव किस में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं। यानी कि हिमांक में क्या होता है, द्रव जो होता है वो किस में परिवर्तन हो जाता है, ठोस में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या दे रहे हैं कि पानी जो है फ्रिज में रख देने से बर्फ़ बन जाता है। पानी जो है फ्रिज में रख देने से बर्फ़ में परिवर्तन हो रहा है, यानी द्रव जो होता है ठोस में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, गलनांक, गलनांक किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश से उसको बोलते हैं मेल्टिंग, यानी मेल्ट हो जाना मतलब पिघल जाना। पिघल जाना तो पिघलता कौन है, ठोस पदार्थ। जैसे लोहा है, उसको गर्म कर रहे हैं तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से लोहा क्या होता है, पिघल जाता है। या बर्फ़ जो होता है, देखिएगा फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए, थोड़ा देर में पानी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई जब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर देता है उसे उस ताप पर पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी ठोस जो होता है इसमें परिवर्तन किस में हो रहा है, द्रव में परिवर्तन हो रहा है। ठोस किस में परिवर्तन हो रहा है, द्रव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बर्फ़ जो होता है पानी में बदल जाना, लोहा को गर्म करने पर उसका पिघलना। नेक्स्ट होता है क्या, क्वथनांक। क्वथनांक को इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, बॉयल हो जाना। तो बॉयल कौन होता है, द्रव पदार्थ। जैसे पानी है, पानी को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयल बन जाएगा, यानी वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। वाष्प यानी गैस में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि द्रव क्या होता है, इसमें उबलता है। द्रव क्या होता है, उबलता है। यानी द्रव क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा इसमें, किसमें, वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा या फिर वह गैस में परिवर्तन हो जाएगा। वाष्प में या गैस में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे पानी को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तन हो जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, दाब। दाब पर प्रभाव। जैसे क्या होता है कि दाब को बढ़ाने या घटाने पर हिमांक में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि देखिए दाब को यदि हम लोग बढ़ा दे या घटा दे तो उसमें क्या होगा, दाब को बढ़ाने से हिमांक में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए एग्जाम में ये वाला नहीं पूछता है। ये पूछेगा दाब पर गलनांक का इफेक्ट और दाब पर जो होता है क्वथनांक का इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसको समझने का प्रयास पहले हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखिए दाब, देखिए जो पदार्थ, इसके लिए 2 कंडीशन है, दाब पर गलनांक का प्रभाव। ठीक है, इसका टॉपिक रहेगा दाब पर गलनांक का प्रभाव। ठीक है, देखिए जो पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ेगा, जिसको हम लोग गला देंगे, और यदि उसका आयतन बढ़ गया, यदि आयतन बढ़ गया तो उसका दाब भी यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं मोम। जैसे मेरे पास क्या है, मोम है, और मोम को यदि हम, वो क्या है, ठोस अवस्था में, जिसको उसको पिघला देंगे, ठीक है, गला दिए, तो गलने के बाद क्या होगा, वो थोड़ा फैल जाएगा। तो फैल गया इसका मतलब क्या हो गया, उसका आयतन बढ़ गया। तो उसको दाब भी देंगे तो उसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा। और जो पदार्थ गलने पर जिसका आयतन घटेगा, जिसका आयतन क्या होगा, घटेगा। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम क्या, बर्फ़ है, मेरे पास कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, तो क्या होता है, बर्फ़ जब होता है तो उसका आयतन क्या होता है, अधिक होता है। जब वो पिघल जाएगा तो आयतन क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाता है, घट जाता है। याद रखिएगा, जब आयतन क्या होगा, यानी कि जो पदार्थ गलने पर क्या होता है, जिसका आयतन घटेगा, उसको दाब बढ़ाने से क्या हो जाएगा, गलनांक घट जाएगा। ठीक है, गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे थे हम लोग, यदि आयतन बढ़ रहा था तो गलनांक भी दाब बढ़ाने से बढ़ रहा था। यदि आयतन घट रहा था तो दाब बढ़ाने से गलनांक भी क्या हो रहा था, घट रहा था। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल में क्या दिए थे हम, मोम का क्या हो रहा था, आयतन बढ़ रहा था तो दाब बढ़ाने से गलनांक भी बढ़ रहा था। लेकिन जिसका गलने से आयतन घट रहा था, दाब बढ़ा रहे थे, लेकिन उसका गलनांक क्या हो रहा था, घट रहा था। जैसे एग्जांपल में दिए थे हम लोग क्या, बर्फ़। लेकिन ये केवल क्या होता है, गलनांक पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक में क्या होता है कि देखिए दाब बढ़ा देंगे तो गलनांक क्या हो जाएगा, दाब बढ़ा देंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा।
दाब घटा देंगे तो सिंपल सा प्रोसेस है कि क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में जितना भी हम लोग प्रेशर को जैसे बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जल्दी से भोजन पक जाता है, जल्दी से उसका क्या होता है, उबलना प्रारंभ कर देता है चावल, ठीक है। लेकिन जैसे प्रेशर क्या थोड़ा सा लॉक कर देते हैं तो क्वथनांक यानी बॉयल क्या होता है, धीरे धीरे बॉयल होता है, यानी कि क्वथनांक क्या होता है, उसका घट जाता है, उबलना कम प्रारंभ करता है, कम हो जाता है उसका, ठीक है। तो इसका सीधा प्रोपोर्शनल है इसमें, दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक। यदि क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कोई भी पदार्थ का दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। दाब घटाएंगे तो क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि ऐसा पूछेगा कि एक ऐसा पदार्थ है जिसको गलाने से आयतन बढ़ता है, तो उसका दाब बढ़ाने से गलनांक क्या होगा, गलनांक बढ़ेगा। ऐसा पदार्थ है जिसका गलने से आयतन घटता है, तो दाब बढ़ाने से आयतन क्या होगा, उसका गलनांक क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में याद रखिएगा, बर्फ़ का जो गलनांक होता है दाब बढ़ाने से घटता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि ऐसा पदार्थ का नाम बताए जिसको दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है, तो बर्फ़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए सामान्यता क्या होता है कि पदार्थ का जो द्रव्यमांक होता है यानी कि गलनांक और हिमांक दोनों आपस में क्या होता है, दोनों बराबर रहता है। जैसे एग्जांपल में दिए हमें यहाँ पर क्या, बर्फ़ का जो द्रव्यमांक होता है यानी गलनांक होता है और हिमांक होता है, दोनों कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दोनों कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशुद्धि मिलाने से क्या होता है कि द्रव्यमांक और हिमांक दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने से गलनांक भी घट जाएगा और हिमांक भी घट जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी अशुद्धि मिला देंगे तो जल्दी से वो जमेगा नहीं, पहला बात, और दूसरा क्या हो जाएगा कि उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाता है, ठीक है। दोनों क्या होता है, घट जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, मुद्रा धातु, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉइनेज मेटल, ठीक है। कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं, मुद्रा धातु, यानी कि वैसा धातु जिसका प्रयोग हम लोग सिक्का बनाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग कॉइनेज मेटल कहते हैं। जैसे किसका सिक्का बनता है, तांबा का बनता है, चांदी का बनता है, सोना का बनता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉइनेज मेटल कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ने फ्रीजिंग मिक्सचर यानी हिमकारी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऐसा मिश्रण जिससे क्या होता है, जो ताप को क्या करता है, घटा देता है, तो उस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, हिमकारी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है। जब आइसक्रीम बनाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले बर्फ़ होता है, ठीक है, बर्फ़ होता है, और बीच में जो होता है एक बर्तन में आइसक्रीम वाला मटेरियल को रखा जाता है, इसमें आइसक्रीम वाला मटेरियल को जो भी है इसमें रखा जाता है, आइसक्रीम वाला मटेरियल को, और इसके किनारे जो होता है बर्फ़ डाला जाता है, इसके किनारे जो है बर्फ़ डाला जाता है, और बर्फ़ में जो है नमक जो है मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है बर्फ़ में नमक, जिसे बर्फ़ में हम लोग नमक मिला दिए, मान के चलिए कि इसमें बर्फ़ है, इसमें ये बर्फ़ है और इसमें जो है नमक मिला दिए, तो इससे क्या होता है कि नमक जैसे ही मिला दिए तो अब क्या करेगा, बर्फ़ को पिघलना है, तो बर्फ़ जैसे ही पिघलेगा तो उसको चाहिए पिघलने के लिए हीट, तो वो हीट किससे लेगा, नमक से लेगा। यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं, तो नमक से जितना हीट है वो कौन ले लेगा, बर्फ़ ले लेगा, और बर्फ़ क्या होगा, धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ कर देगा। अब धीरे धीरे बर्फ़ जो है पिघलना प्रारंभ कर देगा, तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल यानी कि हीट किसका ले लिया, बर्फ़ ने नमक का ले लिया है, तो नमक अब क्या हो गया, ठंडा हो गया है, ठीक है, और बर्फ़ तो एक्चुअली पहले से ठंडा था ही, तो ओवरऑल अब क्या हो जाएगा, ये चीज़ पूरा ठंडा हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो पूरा जब ठंडा हो जाएगा तो आइसक्रीम क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा, ठीक है। और इसका जो गलनांक होता है, जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है यानी बर्फ़ का जो पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका टेम्परेचर जो होता है अब घट करके कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, मतलब उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब वह धीरे धीरे गलेगा और आराम से जो है आइसक्रीम को जमा देगा। कहने का मतलब यह है कि बर्फ़ जो है जमने के लिए हीट किससे लेगा, नमक से लेगा, और नमक का हीट को क्या कर देगा, कम कर देगा, नमक को भी ठंडा कर देगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए उसका टेम्परेचर जो होगा 0 डिग्री से डाउन होकर के -22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि मिश्रण के ताप को क्या कर देगा, घटा करके -22 डिग्री सेल्सियस कर देगा। इसी मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमकारी मिश्रण बोलते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है आइसक्रीम बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा मिश्रण जो ताप को घटा देता है, सिंपल सा बात है, उसे हिमकारी मिश्रण कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। जैसे बर्फ़ और नमक के मिश्रण का प्रयोग आइसक्रीम बनाने के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, मिश्रण के ताप
दाब -22°C तक कम हो जाता है, यानी गलनांक क्या होता है, घट जाता है। अभी हम बताए थे कि कोई भी अशुद्धि मिलाने से गलनांक क्या होता है, घट जाता है, हिमांक भी उसका क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, बताइए। जैसे देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव ना बन के, द्रव नहीं बनेगा, सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठोस से सीधे किस में परिवर्तन हो जाएगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसका प्रयोग आखिर कहाँ करते हैं फिर, अच्छा इसका एग्जांपल पहले दे रहे हैं अभी हम, जैसे आयोडीन है, या फिर देखे होंगे आरती लगाते समय कपूर है, तो कपूर को हम लोग थाली में जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, वो कपूर ठोस में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है, वो कभी पिघल करके पानी जैसा बहेगा नहीं, वो सीधे क्या हो जाएगा, जल करके वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कपूर जो होता है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से आयोडीन होता है, इसी प्रकार से NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड भी होता है, इसी प्रकार से नेपथिलीन का बॉल है, नेपथिलीन बॉल्स आता है, ठीक है, वो भी होता है। यानी ऊर्ध्वपातन की ये जो एग्जाम्पल्स है इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक ऊर्ध्वपाती का उदाहरण है। ठीक है, वहाँ पर दे देगा नेपथिलीन, ठीक है, और भी दे देगा 3-4 पत्थर दे देगा, ईंट दे देगा, ऐसा दे देगा, तो उसको समझना है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल 4 को याद रखिएगा, आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेपथिलीन। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जब 2 ठोस पदार्थ है, जब 2 ठोस पदार्थ का मिश्रण है और उसमें से 2 ठोस पदार्थ में से एक कम से कम क्या होना चाहिए, एक ठोस ऊर्ध्वपाती हो और दूसरा ऊर्ध्वपाती नहीं होना चाहिए, और दोनों को यदि अलग करना हो तो उस कंडीशन पर ये ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं कि मान के चलिए पत्थर है, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, और इसी में पत्थर का टुकड़ा और कपूर मिलाया हुआ है, ठीक है, कपूर है। अब मान के चलिए ढेर सारा है, इसको अलग करना है तुरंत। कैसे क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा बात है, इसमें हीट कर देंगे। हीट कर देने से कपूर क्या हो जाएगा, सीधे गैस में परिवर्तन हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि पत्थर क्या था, ऊर्ध्वपाती तो था नहीं, यानी कि 2 ठोस पदार्थ, दोनों क्या है, ठोस है, पत्थर भी है और कपूर भी है, दोनों ठोस है, लेकिन उसमें से कपूर क्या है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इसका उपयोग 2 ठोस पदार्थों के मिश्रणों को अलग करने के लिए जरूर किया जाता है, लेकिन उसमें से एक ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपाती होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ये जो बेसिक पॉइंट्स था इसको आप लोग समझिए, अच्छा से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में फिर